अब मैं उस राज्य की बात कर लेती हूं जिसके नतीजे ये तय करेंगे कि पीएम मोदी की हैट्रिक लगेगी या 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। पीएम की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही दिल्ली में जाता है। यूपी की 80 सीटों के नतीजे तय करते हैं कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। यूपी में अभी तक 67 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आखिरी चरण में 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होना है। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 75 सीटों पर लड़ रही है, बाकी 5 सीटें उसने सहयोगी दलों को दी हैं। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में यूपी में अपने दम पर 62 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपनी टैली 70 तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, यानी कि पिछली बार के मुकाबले उसे 8 सीटों का फायदा होगा। बीजेपी 70 सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी है कि 4 जून को समाजवादी पार्टी 4 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो 80 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कह रहे हैं कि 4 सीट भी नहीं आ पाएंगी समाजवादी पार्टी की। इस तरीके के हालात हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को अगर मोदी को चुनौती देनी है तो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यूपी में कांग्रेस इस बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी मैदान में है। समाजवादी पार्टी करीब 7 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है, तो यूपी में कांग्रेस की आखिरी सरकार बने करीब 40 साल का वक्त हो चुका है। यूपी में कांग्रेस के पास ना तो संगठन मजबूत रह गया है और ना ही उसके पास ज्यादा कार्यकर्ता बचे हैं। यह पिछले 2 लोकसभा के नतीजों से साफ है। कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में यूपी में 21 सीटें जीती थीं, तब यूपी में केवल 10 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। 4 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कांग्रेस केवल 2 सीट पर सिमट गई तो बीजेपी ने परचम लहराया। इस बार यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, इस पर कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटें जीतने जा रही है। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं। उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है। और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं, बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर-थर कांपने भी लगे हैं। लगा था कि इस बार 80 सीटों में 1 सीट पर लड़ाई है, लेकिन जब से बनारस और आसपास चुनाव में देख रहा हूं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। तो आपने दोनों पक्षों के दावे सुन लिए।
अब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो लगातार दावा कर ही रहे हैं। पहले उनका दावा 80 में से 79 सीटें जीतने का था। एक फाइट वो क्योटो में यानी कि काशी में बता रहे थे, लेकिन अब वो सीट भी अपने खाते में खींच रही है समाजवादी पार्टी। ऐसा अखिलेश यादव जो है वो दावा कर रहे हैं, जबकि गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 4 सीटें भी जीत जाए अगर समाजवादी पार्टी तो सोचिए बहुत बड़ी बात हो गई है। अब समीर जी, सबसे पहले अखिलेश यादव के इस बयान पर आप टिप्पणी करिए और बताइए कि ये जो इतना बड़ा दावा अखिलेश यादव करते हैं, मुझे याद है विधानसभा चुनावों में भी कुछ इसी तरीके का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा था। 80 में से 80 सीटें जीतने की काबिलियत फिलहाल समाजवादी पार्टी या उनके पूरे गठबंधन में आपको नजर आ रही है? देखिए प्राची जी, कोई भी बहुत मतलब सीनियर लीडर होगा, कोई बहुत समझदार नेता होगा तो मजाक में भी ऐसी बात नहीं करेगा। वो जो इतनी गंभीरता से बात बोल रहे हैं, अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे रहे, परिवारवाद की राजनीति के उत्पन्न हुए नेता रहे हैं, बाहर पढ़ लिख कर आए हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह की राजनीति में अगर बात करेगा तो मुख्यमंत्री भी रहे। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कब ऐसी स्थिति आई है। 1984 का चुनाव छोड़ दो, तब तो समाजवादी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 84 का जरूर चुनाव ऐसा था जो इंदिरा गांधी के निधन के बाद उत्पन्न हुआ था ना, उस समय पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। उसके अलावा क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चुनाव हुआ है जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 1 सीट मिली हो? अखिलेश यादव के पिता तो मुख्यमंत्री रहे, एक समय उनका जलवा हुआ करता था। बसपा सपा की सरकारें रही है, सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तब भी ऐसी स्थिति रही। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ये बताकर, ये कहकर, इस तरह का बयान देकर अपना बखौल उड़ाना चाहते हैं। और जो थोड़ा बहुत उनकी राजनीतिक समझ के ऊपर आदमी भरोसा करता था, मुझे लग रहा है इस तरह का बयान देकर वो ये बताना चाहते हैं कि मैं आजकल जिनके साथ राजनीति कर रहा हूं और जिनके साथ मेरा गठबंधन है, उनकी राजनीति का असर मेरी राजनीति पर आ रहा है और इसी तरह के बयान में देने लगा हूं। 2 लड़के लड़ सकते हैं, इन्होंने गठबंधन किया था ना। तो राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और बोलने का जो असर है वो अखिलेश यादव पर दिखने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज योगी के काम, प्रधानमंत्री मोदी का नाम, राम का मंदिर का निर्माण, प्रधानमंत्री के लाभार्थी वर्ग, जो योगी का सुशासन, उसके बाद कोई कल्पना कर सकता है कि वहां पर 80 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट आएगी? अखिलेश यादव को तो यह चिंता करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जब बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ती है तब 5 सीटों पर बमुश्किल जीतती है। अब तो परिवार के लोग ही अगर सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। डिंपल यादव हाफ रही है अपनी सीट पर जीतने के लिए। कन्नौज से अखिलेश यादव की सास बोली भी है कि बस मैं जीत जाऊं किसी तरीके से। धर्मेंद्र यादव तो अपने भैया से गए थे कि भैया मुझे जिता लो आजमगढ़ से, तो वो गुड्डू जमाली को लेकर आया, उसको एमएलसी बना दिया क्योंकि अपने भतीजे को जिताना था। तो मुझे लग रहा है कि उनका पूरा फोकस परिवार की 4 सीटों पर है और वो एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई पति पत्नी पहुंच जाए, जैसे पंजाब में हुआ था 2019 के अंदर कि बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल जीत गई थी और फरीदकोट से उनके पति बादल साहब जीत गए थे। तो जब उनसे पूछा गया चुनाव के बाद कि आपका प्रदर्शन पार्टी का कितना खराब रहा पंजाब के अंदर, तो उन्होंने कहा था खराब का रहा, हम पति पत्नी दोनों चुनाव जीत गए। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव भी जब चुनाव परिणाम आएगा तो ये कहेंगे कि हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, हम पति पत्नी दोनों लोकसभा में पहुंच गए, पूरा उत्तर प्रदेश का समर्थन हमारे पति पत्नी को मिला है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी वास्तविकता जानते हैं और अब बयान दिया है 4 जून को भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने जो बयान दिया उसका स्पष्टीकरण भी उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, कितनी सीटों पर अनंत जी आप मान रहे हैं साइकिल और हाथ का साथ जो है, साइकिल अभी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, या 2 लड़कों की जोड़ी हिट होगी या फ्लॉप होगी, इसकी खूब चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री खूब अपने बयानों में से शामिल करते हैं, संबोधन में अपने शामिल करते हैं। कितनी सीटों पर वास्तविक आप फाइट समझ रहे हैं कि भाई ये गठबंधन मिलकर फाइट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? प्राची, हमें यह समझना होगा कि ये ब्रेकअप के बाद का फिर से 2 लड़कों का साथ है। एक बार ब्रेकअप हो चुका है इनका विधानसभा चुनाव में। तो जब ब्रेकअप के बाद जब जुड़ते हैं ना, तो एक कितना मतलब वो जो दरार होती है वो बहुत बहुत ढंग से काम नहीं कर पाता और उसका असर नीचे एकदम जनता तक जाता है। तो मुझे लगता है कि रायबरेली में एक टफ कॉन्टेस्ट दिया है राहुल गांधी ने, और सोनिया गांधी ने बड़ी भावुक अपील वहाँ की कि मेरे बेटे को सौंप के जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना, परिवार आदि आदि। तो जो मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल्स पे नहीं इमोशन पे चुनाव होते, तो वो इमोशनल कार्ड वहाँ पर खेला गया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से मुझे लगता है कि जो अब बदायूं की सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी, मुझे लगता है, जहां से वो शिवपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव वहां अक्षय चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र की सीट भी फंसी हुई लग रही है मुझे आजमगढ़ में। अखिलेश कन्नौज में, क्योंकि वहां से जो पाठक जी निवर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुब्रत पाठक जी, वो भी चुनाव अच्छा लड़े हैं। और इन सब की मैनपुरी में, जैसा ये समीर जी कह रहे हैं,
तो अगर डिम्पल और अखिलेश 2 ही सीट जीत पाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो काडर का विश्वास ही पार्टी पर से उठ जाएगा कि आप पति पत्नी के लिए काम करते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि 4 या 5 उन्होंने यादव को टिकट दिया और उसमें से सब एक ही परिवार के हैं। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद अगर सीटों का कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस का पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज 2.5 तक पहुंच गया था, लोएस्ट एवर। वो जहां से गांधी नेहरू परिवार की लीगेसी शुरू होती है, जो प्रयागराज में आनंद भवन हुआ करता था, जहां नेहरू जी का जन्म हुआ, जहां उनकी कर्म भूमि रही, फूलपुर उनका रहता था, सोनिया जी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, जितने भी गांधी हुए सारे को कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही। और उसके बाद वहां पर 2.5% पहुंच जाना और वहां की धरती से इतने बड़े दावे करना कि बनारस की सीट भी हरा देंगे, जबकि बनारस में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है गठबंधन का, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की हास्यास्पद बयान देना, मतलब इससे कार्यकर्ताओं का भी मोरल बूस्ट नहीं होगा। कार्यकर्ता भी एक बार सोचेगा कि गलती से तो नहीं बोल गए हमारे नेताजी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बहुत, और आप जो कह रहे थे विदेश से पढ़ के आए, इस बार तो मैंने शायद सुना कि उन्होंने अपने जो वो एफिडेविट होता है चुनाव का, उसमें से ऑस्ट्रेलिया हट गया है। मुझे इस बात को देखना पड़ेगा कि कैसे हट गया वो। तो और जैसे लोग कल जब उनको अवार्ड मिला, एक अपनी FTII की स्टूडेंट को कान में अवार्ड मिला, तो बड़ी चर्चा चली कि एंटी नेशनल अब भारतीय बन गया। मैं कहता हूं विद्वान भी तो कोई गड़बड़ हो सकता है ना, कोई क्रिएटिव आदमी भी गड़बड़ी कर सकता है। तो अगर आप अखिलेश यादव को देखें उस हिसाब से, तो अखिलेश जी पर सचमुच समीर जी ने बिल्कुल सही कहा, उनको बचने की आवश्यकता है अपने गठबंधन, जिनके साथ फिर से उनका अफेयर शुरू हुआ है, उस ब्रेकअप हो गया था उसके बाद। मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन का अफेयर है, इसमें जिस प्रकार से उन पर राहुल गांधी की छाया आती जा रही है और उस प्रकार के बयान ये देते जा रहे हैं, इससे बचने की आवश्यकता। अखिलेश यादव उस नेताजी के सुपुत्र हैं जिस नेताजी के बारे में कहा जाता था कि जमीनी राजनीति करते हैं और धरती पुत्र कहा जाता था उनको, और वो नीचे से ऊपर उठ के आए थे। वो ऊपर हेलीकॉप्टर शॉट वाले नेता नहीं थे, वो जमीनी, मतलब एकदम जैसे कहते थे ना, विराट कोहली का एक शॉट होता था ऑफ स्टंप की तरफ, जमीन से सुलगती हुई गेंद चली जाती। पछाड़ वाले नेता। तो वो नेताजी का जो मसला था, उनकी भी अगर प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाता और उनके भी राजनीतिक कौशल को अगर सोच लिया जाता, अकाउंट फॉर कर लिया जाता, तो अखिलेश जी ऐसे बयान नहीं देते। अब देखिए, अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं, इसके पीछे जो भीड़ उमड़ रही है उनकी जनसभाओं में, उसका भी दावा किया जा रहा है, उसे भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। अब ये जमीन पर कितना काम किया, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने इस बार एक बड़ा टारगेट सेट किया है। बीजेपी ने यूपी में इस बार 7 और सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के निशाने पर वो सीट कौन सी हैं? पीएम मोदी अखिलेश यादव का कौन कौन सा किला ढाएंगे? क्या इस बार बीजेपी अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ और मैनपुरी में अपना कमल खिला पाएंगे? यूपी में कांग्रेस केवल रायबरेली तक सिमट कर रह गई है। क्या बीजेपी इस सीट पर भी कब्जा कर लेगी या कांग्रेस इस बार रायबरेली और अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट बचाने में कामयाब हो जाएगी? इस सवाल का जवाब तो 4 जून को मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये वो सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यूपी में इस बार जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उनमें से एक अमेठी भी है। सभी को यह उम्मीद थी कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर एक बार फिर देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया। किशोरी लाल शर्मा को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रियंका ने कई दिनों तक अमेठी और रायबरेली में डेरा डाले रखा। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और रामपुर जैसी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर है। इसी तरह अखिलेश यादव के अपने इलाकों में समाजवादी पार्टी को कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं और एटा जैसी सीटों पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। आखिरी चरण में गाजीपुर, घोसी, बलिया, मिर्जापुर में भी बीजेपी और सपा में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मुकाबला कम से कम देखने को मिल रहा है, जो फाइट है वो कम से कम देखने को मिल रही है। और क्या दावे किए जा रहे हैं ये आप सुनिए। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है,
लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है, और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। अब देखिए, जो फाइट है वो क्लोज किन सीटों पर है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आक्रामक जो शैली है इस वक्त नेताओं की वो देखने को मिल रही है। राम मंदिर का मुद्दा जोरों शोरों से उछाला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालिबान की भी बात कर रहे हैं, और मुस्लिम आरक्षण का जो जिक्र है वो भी उत्तर प्रदेश में जोर शोर से किया जा रहा है। अब जिन सीटों पर हमने चर्चा की समीर जी, उसमें अमेठी और रायबरेली बड़ी दिलचस्प है। पहले इसी पर अगर चर्चा कर लें, ये दोनों सीटें क्या इस बार कांग्रेस बचाने में कामयाब होती दिख रही है? रायबरेली में तो पूरी ताकत झोंक दी परिवार ने, अमेठी में केएल शर्मा को उतारा गया है। केएल शर्मा इतने मजबूत दिख रहे हैं कि स्मृति ईरानी को टक्कर भी दे पा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गांव में एक बड़ा नारा गूंज रहा है कि गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नारा इस बार हो रहा है। तो राम की एक बड़ी भूमिका सभी सीटों पर होने वाली है, और वो भूमिका अमेठी और रायबरेली में भी होने वाली है। प्रियंका गांधी ने तो रायबरेली और अमेठी में डेरा ही डाल दिया और बोले यहाँ से जीत कर जाऊंगी। अमेठी में प्रियंका गांधी किशोरी लाल मीणा है ना, मतलब नाम किशोरी लाल शर्मा, मुझे नाम भी को बहुत याद नहीं हो पाता, ऐसे उम्मीदवार दिए। किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, तो इससे बेहतर वो खुद चुनाव लड़ लेती। भाई क्या दिक्कत यहाँ लड़ने के लिए? स्मृति ईरानी की जीत वहां पर सुनिश्चित है। मार्जिन का प्रश्न दिखना है, कितना मार्जिन होगा। राहुल गांधी रायबरेली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलहाल के राजनीतिक समीकरण अगर देखेंगे रायबरेली के, तो वहां राहुल गांधी को बढ़त मिली हुई है। वहां पर अदिति सिंह का बहुत सहयोग नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। जिस तरीके से अदिति सिंह बीच चुनाव के बीच में राजनाथ सिंह जी का प्रचार करने लखनऊ चली गई, कोई प्रचार नहीं किया। इसके बाद कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो राज्यसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, पांडे जी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, दिनेश प्रताप जी का। मुझे ऐसा लगा कि स्थानीय राजनीति के कारण दिनेश प्रताप वहां पर एक नाराजगी भी वहां पर कुछ है, क्योंकि मैं होकर आई रायबरेली अमेठी, तो रायबरेली में जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वहां नाराजगी है ग्राउंड पर लोगों को उनको लेकर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो रहे तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, फिर उसको एमएलसी बनाया, अभी स्वतंत्र प्रभार योगी सरकार में मंत्री रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां की स्थानीय राजनीति है, जो उनका खिलाफ गुटबाजी जो रही थी, वह उस गुटबाजी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। हालांकि अमित शाह जी गए थे, जब तो अमित शाह जी पांडे के घर भी गए थे, अदिति से उन्होंने बात की, उन्होंने कोशिश की कि मामला निपटे। यह एक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर मुझे लगता है नेगेटिव बनेगा। लेकिन अब रायबरेली एक सोनिया गांधी का इतना लंबा रहा, गांधी परिवार की एक सीट रही है वहां पर, तो एक जो कांग्रेस का जो आधार रहा है, सोनिया गांधी तो कह के गई कि अपने आप को, अपने बेटे को सौंप रही हूं, आप इसको संभालना। मैं तो संभाल नहीं पाई, अब आप कम से कम इसको संभालो। वो कांग्रेस को संभाल नहीं पाए, आप कम से कम उसको सांसद बना के संभाल लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सांसद राहुल गांधी भले ही वहां से बन जाए, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन जो सोनिया गांधी का था कि 1.5 लाख से वो जीती थी, पहले तो 3-3.5 लाख से जीतती थी, जो घटकर पिछले बार में 1.5 लाख पर आ गया, 2 लाख के करीब वोट कम हो गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अगर जीतेंगे तो कोई 50,000 के वोटों से यानी अमेठी अभी बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो खैर अमेठी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब आराम से जीतेगी। रायबरेली के अंदर राहुल गांधी का भी एक बढ़त लिए हुए है। अब वोटिंग पैटर्न कैसा रहता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली से जीत जाएंगे। चलिए, एक सीट जो थी कांग्रेस के पास, उसे बचाने में कांग्रेस कामयाब होती दिख रही है फिलहाल। अभी तो 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता का फैसला क्या है। इसमें एक बात और जोड़ता हूं, ये मजबूरी है प्रियंका गांधी के राहुल गांधी को जितवाना, क्योंकि पता है कि राहुल गांधी जीतेंगे तो वो वायनाड सीट पर रखेंगे, और रायबरेली छोड़ेंगे तो प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़के सांसद बनना पड़ेगा। सर, ये क्या हम ये इस बात को लेकर मुतमईन है कि वो वहां से जीत ही रहे वायनाड से? हाँ, मतलब अब वहां मतलब ये बड़ी मतलब दिलचस्प बात होगी। जब सारी सीटों का हम 4 तक इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है रायबरेली उनकी इज्जत बचा दे।